ओके राजा बेटा अटेंशन प्लीज। ठीक है जी 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 जी। नो नो जी। बात चल रही है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। आपको मैंने बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जीन की लेवल पर मैनिपुलेशन करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, इसमें हम मेनली जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है जी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? ऐसा डीएनए जो दो डिफरेंट सोर्सेस से बना हुआ हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमें कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला टूल होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या था? जी मतलब ऐसा जीन जो कि हम हमारे फायदे के लिए यूज कर रहे हो, उसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वेक्टर का मतलब क्या था? जी हाँ, जो जीन को लेकर के जाएगा उस पेशेंट की बॉडी के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसे हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर के तौर पर मेनली कौन यूज हो रहा होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है क्या? प्लाज्मिड क्या था? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट था जो कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है। कैसे बैक्टीरिया? इकोलाई। जी, ये बैक्टीरिया को क्या फायदे प्रोवाइड कर रहा होता है? ये प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया खुद को क्या फायदे प्रोवाइड कर रहा होता है? नहीं। अच्छा, एक तो इसको एंटीबायोटिक के इफेक्ट से बचाएगा, दूसरा इसके वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बैक्टीरिया पर कोई वायरस एक्ट नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिसिटी है, डिजीज काज करने की एबिलिटी, वो भी बढ़ जाएगी इस प्लाज्मिड की मौजूदगी की वजह से। उसके बाद तीसरा हमारे पास होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये वो एंजाइम है जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक स्पेसिफिक साइट से कट करेगा। और वो साइट कौन सा मैंने आपको बताया था? पैलिंड्रोमिक साइट, यानी ऐसी साइट जिसको आप आगे से रीड करें, फॉरवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें, एक जैसे ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैडम की एग्जांपल थी और यहाँ पे हमने ये एग्जांपल देखी थी, इसको यहाँ से कट किया कर दिया जाएगा और हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करेगा, ये कंबाइन करेगा हमारे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को विद द वेक्टर, ठीक है, या प्लाज्मिड के साथ। और जब तो डिफरेंट डीएनए कंबाइन हो जाएंगे तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनके तैयार हो जाएगा। सिटी इंक्रीज, जी बिल्कुल हार्म कर सकती है, लेकिन ये इकोलाई हमारी बॉडी में कोई डिजीज काज नहीं करता, ये वाली जो स्पीशी है। हाँ, दूसरों के लिए खतरनाक है, बैक्टीरिया को, अल्टीमेट बैक्टीरिया को फायदे पहुंचाएगी ये प्लाज्मिड। अच्छा, उसके बाद ये तो टूल्स थे, ये तो कुछ टूल्स थे। अब स्टेप्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें सेपरेट करना है। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल हम ग्रोथ हार्मोन, हम जो है कि इंसुलिन के लिए हार्मोन लेते हैं। वो पर्सन जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनती, हम उनकी बॉडी के अंदर वो हेल्दी जो है जीन डालना चाह रहे हैं जिनसे इंसुलिन की प्रोडक्शन हो सके। यानी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है? इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले आपने सिलेक्शन कर ली जीन ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वेक्टर होगा। सिलेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है हमारे पास? वही वही प्लाज्मिड जो है उसको एज अ वेक्टर, जी जी हाँ, उसको एज अ वेक्टर के तौर पे यूज कर रहे होंगे। अच्छा, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कौन बताएगा जीन ऑफ? यहाँ पे हमने क्या, कौन सी एग्जांपल ली है? नो 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 नो, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कौन सा लिया है? नो, इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है वो हम पेशेंट की बॉडी में डालना चाह रहे हैं, वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वो किसी भी हेल्दी पर्सन का, किसी भी हेल्दी पर्सन का हम ले सकते हैं, पेशेंट की बॉडी में डालने के लिए किसी भी हेल्दी पर्सन से ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। पहला पॉइंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ पे हम जीन ऑफ इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, ये बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? अच्छा, दूसरा जो सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे हम। अच्छा, उसके बाद इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, या ये जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट किया है, इसको आप कंबाइन करोगे प्लाज्मिड के साथ और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अच्छा, अब ये जो वेक्टर तैयार हुआ हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ ना, हम इसको डायरेक्टली डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, जिस बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड लिया है ना, उस बैक्टीरिया की बॉडी में अगेन इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में डिवीजन पावर बहुत ही स्पीड से होता है। बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स में जो है डिवाइड कर लेगा। ये जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है,
कुछ ही देर के अंदर ये बहुत बड़ी कॉलोनी डेवलप कर लेगा और उस हर कॉलोनी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। इस तरीके से हम एक बार में एक बनाया हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हासिल कर लेंगे जिसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद होगा। ठीक है, तो ये काम का है ना इस तरीके से। अच्छा, और इनको पेट्री डिश में ग्रो करवाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पर कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। जैसे इंसान होते हैं ना, कुछ अनवांटेड लोग भी होते हैं हर जगह पर, बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया। यहाँ पर ये देखो, ये आपको जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं जिनके अंदर ये ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट भी आपको दिख रहा है, इनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन ये वाला जो है ना, इसके अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यानी जो जिस डिश के अंदर आप बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे होगे, बैक्टीरिया के नंबर बढ़ा रहे होगे, वहां पर पॉसिबिलिटी है कि अनवांटेड बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या वो प्लाज्मिड के फॉर्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद नहीं है, वो भी उसके साथ ग्रो कर जाए। लेकिन हमें वो बैक्टीरिया तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वो बैक्टीरिया चाहिए जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के लिए जो है अलग अलग पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, किस तरीके से हमें इसे सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब सिलेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो यहाँ पे दोनों कान खुले रखना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड मैंने आपको बताया ना, प्लाज्मिड में ये एबिलिटी होती है कि वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को भी रोक रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये जब इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर रहे होते हैं, दोनों कानों से बात सुनना, तो इसमें हम एक और जीन भी लगा देते हैं, इसमें छोटा सा एक और जीन भी लगा दिया जाता है, और ये जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखता है। यानी एक खास तरह की एंटीबायोटिक का इसमें रेजिस्टेंस होगा, उस एंटीबायोटिक को ये रोक पाएगा। अब जो बैक्टीरिया जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, वही इस एंटीबायोटिक के इफेक्ट को रोक पाएंगे, अदर दूसरे बैक्टीरिया रोक नहीं पाएंगे। ये जो कल्चर मीडियम है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया भी मौजूद हैं जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अप्लाई करने के बाद वही बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद था। जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक बार ये फिर से बात रिपीट करता हूँ, देखिए, हम जो बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करवाते हैं ना, जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, उनके साथ साथ कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाते हैं। हम तो चाह रहे होते हैं कि हमें वो बैक्टीरिया ही मिले जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। ये बातें आ रही है समझ में या नहीं? ये मैं अपने आप को ही पढ़ाया जा रहा हूँ। चले, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन वाला जीन इसमें लगाएंगे ना, तो एक और भी जीन लगा देंगे, और वो जीन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस रखेगा, एंटीबायोटिक के इफेक्ट को रोकेगा। ऐड कर देते हैं ताकि ये एंटीबायोटिक के इफेक्ट को रोके, वो एंटीबायोटिक जो हम हमारी मर्जी से डालेंगे। अब वो बैक्टीरिया जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, अल्टीमेटली उनके अंदर एंटीबायोटिक को रोकने के लिए एबिलिटी भी मौजूद है। ये जितने भी बैक्टीरिया हैं यहाँ पर, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, हम एंटीबायोटिक डालेंगे, हम एंटीबायोटिक डालेंगे, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो ग्रो करेंगे या नहीं ग्रो करेंगे, और जिनके अंदर नहीं है वो, इस तरीके से अल्टीमेटली हमारे पास कल्चर के अंदर वही बैक्टीरिया बचेंगे जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और इंडिविजुअल की बॉडीज के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करती है, और इस तरीके से जो है हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना करके और ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। जी, यहाँ तक आ रही है बातें समझ में? ठीक है, मैं आपको जल्दी से फायदे बता दूं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है ना, एडवांटेज की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मैंने आपको वैसे भी बताई है। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक फाल्टी जीन को रिप्लेस करेंगे बाय हेल्दी जीन। किसी फाल्टी जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना जीन थेरेपी कहलाता है। इस पर्सन के अंदर इंसुलिन के लिए डिफेक्टिव जीन था, फाल्टी जीन था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय हेल्दी जीन। ठीक है, तो ये जीन थेरेपी होती है। ठीक है, जीन थेरेपी अलग अलग तरीके की होती है। देयर इज सोमेटिक जीन थेरेपी, देयर इज जर्म जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी जो है वो बॉडी के सेल्स में की जाती है, और जर्मिनल जो जीन थेरेपी होती है वो जर्म सेल्स के अंदर की जाएगी। सोमेटिक जीन थेरेपी हमें बार बार करनी पड़ती है, एक खास वक्फे तक, एक खास टाइम होता है, पीरियड होता है जिसमें चल पाती है सोमेटिक जीन थेरेपी। उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता, उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सोमेटिक जेनेटिक ऐसी नहीं है, जीन जर्मिनल वाली आपने एक बार कर दी, लॉन्ग लाइफ लास्टिंग होगी वो। ठीक है, तो जीन थेरेपी कुड बी सोमेटिक, इट कुड बी जर्मिनल। अच्छा, इसकी मदद से हम बहुत सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी वगैरह दूर करेंगे।
एक दो डिजीजेस हमारी बुक में दी हुई हैं, जैसे कि कोकिडियोसिस। कोकिडियोसिस 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 ये एक डिजीज है जिसको एक प्रोटोजोन काज करता है, इन्फेक्टिव प्रोटोजोन। ठीक है। अच्छा, कोकिडियोसिस को भी प्रिवेंट करने के लिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज किया जाता है। अच्छा, इसको इसको रोकने के लिए जो वैक्सीन वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम डेवलप कर रहे होंगे। अच्छा, कोकिडियोसिस एक डिजीज है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज कर रहे होते हैं। हाँ, बस आपको इतना याद रखना है कि ये एक डिजीज है जो कि आना ये प्रोटोजोन काज करेगा। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि इस कोकिडियोसिस के प्रोटोजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस कोकिडियोसिस के प्रोटोजोन पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। हम क्या करेंगे कि उन बैक्टीरिया को लेकर के हमारी बॉडी में भी इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, हम उन बैक्टीरिया का जीन ले लेंगे या पूरे बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। जब अल्टीमेटली ये कोकिडियोसिस नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर होगा तो ये डिजीज काज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जीन मौजूद है बैक्टीरिया की फॉर्म में जो इसको कंट्रोल करेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोकिडियोसिस ये एक डिजीज है जो कि प्रोटोजोन काज करते हैं। एक्सक्यूज मी बेटा, जो कि बैक्टीरिया काज करते हैं, जो कि एक प्रोटोजोन काज करता है। अच्छा, कोकिडियोसिस को रोकने के लिए, इसके पैरासाइट को रोकने के लिए जीन मौजूद होते हैं कुछ बैक्टीरिया के पास। उन बैक्टीरिया का या तो हम जीन यूज कर लेंगे या उस पूरे बैक्टीरिया को यूज कर लिया जाए। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? कोकिडियोसिस क्या था? प्रोटोजोन कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया आप यूज कर लेंगे। ठीक है, एक तो जीन थेरेपी है, डिजीज को कंट्रोल करना है, उसके लिए भी हम इसको यूज कर रहे होंगे। अच्छा, एक और डिजीज भी होती है ट्रिपेनोसोमियासिस। ट्रिपेनोसोमियासिस नहीं, ये लिख लिख के आपको याद होंगे, सोमियासिस। ट्रिपेनोसोमियासिस ये एक स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, बंदे को ज्यादा नींद आती है। ये ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन जो इंसान है ना, उनमें ये डिजीज होती है। अफ्रीकन अमेरिकन जो इंसान होते हैं ज्यादातर उनमें अच्छा अच्छा, ये इसको काज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा किरूसी और ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। नो, ये भी प्रोटोजोन है। इनकी भी लिख देता हूँ आगे, प्रोटोजोन समझते हो आप? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हो और एनिमल लाइक फीचर उनमें ज्यादा हो। अमेबा जी प्रोटोजोआ कहलाते हैं वो। प्रोटो यानी फर्स्ट, जोआ यानी एनिमल, पहले के एनिमल। ट्रिपेनोसोमियासिस ये काज करने वाले ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा ब्रूजी हैं। ये काज करते हैं अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बंदे को ज्यादा नींद आती है। डार्विन का नाम याद है आपको, जिनको फादर ऑफ एवोल्यूशन, जी फादर, वो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से गिरफ्त हो गए थे। जब वो अपनी जर्नी पे गए थे ना, तो उनका केयरलेस होने की वजह से, इतनी ज्यादा केयरलेस होने की वजह से उनको ट्रिपेनोसोमा क्रूजी लग गया था और जितनी जिंदगी वो जिंदा रहे इस डिजीज से गिरफ्त ही रहे। ठीक है जी हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी। सो कुछ डिजीज का इलाज होगा, जीन थेरेपी परफॉर्म की जाएगी और वैक्सीन बनाते हैं। ये कुछ फायदे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। अच्छा, एक और फायदा मैं आपको बता दूं, एक प्रोटीन आती है अल्फा वन। ये प्रोटीन ऐसी काइंड की ऐसी काइंड की प्रोटीन है जो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ा देती है। अब ऐसी काउस, ऐसी बफेलो जो कि मिल्क कम देती हैं, उनमें ये अल्फा वन बनाने वाला जीन जो है हम इंसर्ट कर देंगे। जब जीन इंसर्ट करेंगे ये प्रोटीन बनने लग जाएगी, प्रोटीन बनने लगेगी ज्यादा से ज्यादा जो है जी। अल्फा वन एक प्रोटीन है बेटा जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ठीक है। अच्छा, अल्फा वन बनाने के लिए जीन हर जो है वो ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। जिनके अंदर है वहां से हम ये जीन लेंगे और जिनके अंदर नहीं है उनके बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, सो दैट अल्फा वन प्रोड्यूस हो ज्यादा से ज्यादा मिल्क बने। अच्छा, एक और मुझे याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। प्रोटीन P53 लास्ट वन है, ठीक है। P53 ये एक ऐसी टाइप की प्रोटीन है जो कि कैंसर को सप्रेस कर रही होती है। कैंसर को सप्रेस यानी दबा कर रखना, कैंसर काज ना कर दे जी, कैंसर ना काज करने देना, ये P53 का काम। बहुत टाइप के कैंसर है, जैसे लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे ना कि कैंसर क्या फायदा है कैंसर वाले इंसानों को। ठीक है, तो देखें कैंसर जी हाँ,
हमने ये देखा है ना कि एवोल्यूशन में अच्छे से अच्छी फॉर्म ग्रो करती है। तो सवाल ये था कि अगर ऐसी बात है एवोल्यूशन में अच्छी से अच्छी फॉर्म ग्रो करती है तो नेचर ये वाले डिजीज खत्म क्यों नहीं कर देता? जो बहुत सारे डिजीजेज है हमारे पास, कैंसर जैसे डिजीज है, वो खत्म क्यों नहीं हो जाती? वो क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि एवोल्यूशन के रिजल्ट में तो अच्छी फॉर्म्स बनती हैं, तो डिजीज वाला बंदा तो होना ही नहीं चाहिए, ये सवाल था। तो फायदा ये कि तो बात ये कि कैंसर वालों को भी कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है। पहली बात तो ये कि कैंसर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के बाद होती है, यानी बंदे की एक एज हो जाती है जब वो रिप्रोड्यूस एज को खत्म कर देता है, उसके बाद कैंसर होती है। इससे ये पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। और कैंसर खत्म क्यों नहीं होता? देखिए कैंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, हर पार्ट का अलग अलग कैंसर है, तो इतना इजी नहीं है कि इस डिजीज को एकदम खत्म कर पाना। तो एक रीजन तो वो भी है, और एक रीजन ये कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के बाद होती है, जो जनरेशन है वो कंट्रोल में रहती है। वो देखिए वो एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली जो कैंसर होता है वो एजेस एजेस के बाद, अच्छा एक खास एज के बाद होता है। एक और टाइप का कैंसर है जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। ऐसे पर्सन कुछ ना कुछ हद तक डिजीजेस को अच्छे तरीके से रोक लेते हैं। बस हमें हमें फायदा अच्छा ही देखेंगे ना, हम अच्छा ही देख रहे हैं। बस सवाल ये था कि कैंसर खत्म क्यों नहीं हो जाता, तो कुछ ना कुछ तो फायदा है ना, ये बात थी। अच्छा P53 जो है ये कैंसर काजिंग जो एजेंट है उनको सप्रेस करके रखेगा, कैंसर काज नहीं करने देगा। ठीक है, अगर ये हम सब इंडिविजुअल में लगा दें तो हो सकता है कि उनमें कैंसर भी ना हो। ठीक है।